Welcome, my dear students. This is the chapter Organisms and Populations, and the topic for the answers to abiotic factors. दो सवाल बहुत सारे हैं। शुरुआत इन दो सवालों के साथ करते हैं। Start with these two questions. Question: How do the organisms living in such habitats cope or manage stressful conditions? यानी सिंपल सी बात करते हैं कि अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, या एक ही जगह पे सीजनल वेरिएशन हो सकता है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, या बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशंस आ गए, या एक ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है और अलग अलग कंडीशन में जा रहा है तो वहाँ स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैसे वो खुद को मैनेज करता है, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे मैनेज करता है। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी कि वो सारी प्रोसेस जो कि बॉडी कर सकती है बचने के लिए, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, उसी प्रोसेस को आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर यानी इनसाइड, इंटरनल जिसे आप कह सकते हो, इंटरनल कंडीशंस become stable। तो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस इस मैकेनिज्म का यूज़ करते हुए इंटरनल बॉडी के जो अंदर की फिजियोलॉजी है या इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, दिस मस्ट बी स्टेबल। अब स्टेबल होने का क्या मतलब है? स्टेबल का मतलब है कि जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एक प्री सेट लिमिट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। पहले से कुछ मानक तय होंगे, कुछ लिमिट्स होंगी, प्री सेट लिमिट्स होंगी, उसके हिसाब से वो खुद को मेंटेन करके रखेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, चाहे वो ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहेगा, है ना। ज़्यादा अगर हो गया तो बीमार हो जाएंगे, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ व्हाट द स्टेबल कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इसके अलावा डाइट कैसी है ना। एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा डाइट कैसी है, किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, बाहर जो सेल अगर है तो उसके बाहर अगर कोई एक्वाटिक एनिमल है तो दूसरे नदी में तैरते हुए चला गया तो वहाँ का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन कैसा है ना। इस पे भी डिपेंड करता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम की कंसंट्रेशन उस वाटर में कैसी है। तो बाहर का फ्लूइड हो गया, डाइट हो गया, इसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट की बातें हो गई। इन सब को फिर कैसा वर्क हो रहा है, बहुत टफ वर्क है, फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, कैसा वर्क है ना। चेयर पे बैठ के करना है, दौड़ते हुए करना है, सबका अलग अलग स्टाइल है, हर वर्क का अपना नेचर है। इन सब को मैनेज करने के लिए बहुत सारी होम्योस्टेसिस की एक्टिविटीज़ एक साथ कॉम्बिनेशन में कंप्लीट होती हैं। और जब ये एक साथ कॉम्बिनेशन में कंप्लीट होती हैं तो किसी भी तरह का हम स्ट्रेसफुल कंडीशन मैनेज कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद द सिचुएशन। यानी हमने अपनी बात कर ली है, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर ली, लेकिन बाकी सब के सब अगर हम टोटल एनिमल्स या टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब की बात करें तब वो कैसे करते हैं। बिल्कुल ये सवाल पूछ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम शुरू करते हैं।
क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। हाउ टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद द सिचुएशन। कैसे बाकी सारे ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन में खुद को एडजस्ट करते हैं, सरवाइव करने के लिए मेंटेन करते हैं, तैयार करते हैं। कुछ तरीके हैं, उसमें से कोई भी एक तरीका कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना सकता है। पहला है या तो वो रेगुलेट करे या कन्फर्म करे या सस्पेंड या माइग्रेट। अब ये क्या है, इनको समझते हैं बारी बारी। व्हाट आर दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स क्या हैं, यही आपका आंसर है। अब इसी को हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है रेगुलेट। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो ये इस वाली लाइन से हम इंडिकेट करेंगे। दीज आर रेगुलेटर्स, तो इनको हम कहेंगे रेगुलेटर्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, रेगुलेटर्स कहलाएंगे। रेगुलेटर्स क्या है हम समझ लेते हैं। रेगुलेटर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी कंसंट्रेशन, फ्लूइड कंसंट्रेशन, कांस्टेंट पीएच वैल्यू। मीन्स सिंपली कि वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं। समझ में आया? तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल ये रेगुलेटर्स है, यानी ह्यूमन बीइंग भी क्या है, रेगुलेटर है, बहुत अच्छा रेगुलेटर है। रेगुलेट करता है, दो तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। और रेगुलेटर्स हैं तो वो दो तरह के रेगुलेशंस यानी रेगुलेट कर सकते हैं दो तरीके से। लॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल होगा, या बिहेवियरल तरीके से होगा। बिहेवियरल ठीक है। तो या तो फिजियोलॉजिकल तरीके से या बिहेवियरल तरीके से। फिजियोलॉजिकल तरीके का मतलब ये हुआ कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एटीपी जनरेट कर देते हैं वगैरह वगैरह। बिहेवियरल तरीके से जैसे एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट के। अब डेजर्ट में जो ह्यूमन बीइंग है वो तो फिजियोलॉजिकल तरीके से ही अपने आप को रेगुलेट करेगा, एक अच्छा रेगुलेटर बनेगा। लेकिन वहाँ पे जो डेजर्ट में लिजर्ड्स हैं, डेजर्ट के लिजर्ड्स, वो ऐसा तो कर नहीं सकते, फिजियोलॉजिकल तरीका तो वो अपना नहीं सकते। तो करते क्या हैं सिंपली कि जैसे जैसे टेम्परेचर की बात करें अगर, तो जब धूप कम रहती है, टेम्परेचर कम रहती है, तो वो ग्राउंड में टहलते हैं, है ना। और जैसे जैसे धूप तेज होने लगती है वो शेडेड प्लेस में चले जाते हैं, किसी छाईदार जगह में जाके आराम करते हैं। तो बिहेवियरल तरीके से भी खुद को रेगुलेट करते हैं, बट इनकी कंडीशंस, इनकी मतलब नंबर कह सकते हैं बहुत कम होती है। ऐसे बिहेवियरल रेगुलेटर्स बहुत कम होते हैं। फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर्स सबसे सक्सेसफुल रेगुलेटर्स हैं और सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म हैं आज के प्रेजेंट डेज में। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है कि ह्यूमन बीइंग इसीलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है आज के प्रेजेंट कंडीशन में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रेगुलेटर है। इसीलिए वो आर्कटिक से लेकर के डेजर्ट तक के हर एक जगह में प्रेजेंट है, खुद को सेव करता है, बचाता है और अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। तो कन्फर्मर्स कौन है? ये जो रेड लाइन है ना, ये कन्फर्मर्स के लिए। कन्फर्मर्स ये इंटरनल लेवल यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या कंडीशंस की बात हो रही है, और ये एक्सटर्नल कंडीशंस की बात हो रही है। आप देख रहे हैं रेगुलेटर्स में जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या इंटरनल सिचुएशन है, चाहे वो टेम्परेचर हो, पीएच हो, व्हाटएवर, एग्जैक्टली उतना ही है, चाहे कंडीशंस एक्सटर्नल कितनी भी चेंज होती रहे, चाहे पीएच चेंज हो, चाहे टेम्परेचर चेंज हो, व्हाटएवर, कुछ भी बाहर कुछ भी चेंज आ रहा है, अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और इसलिए एकदम सीधी लाइन, पैरेलल लाइन, एक्सटर्नल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स और वाई, तो एक्स के बिल्कुल पैरेलल लाइन बन रही है रेगुलेटर्स। कंफर्म है ना? बिल्कुल गुड। अब कन्फर्मर्स की बात करें तो जैसे जैसे इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, चाहे वो
सॉल्ट कंसंट्रेशन में पीएच वैल्यू का चेंज आए, चाहे टेम्परेचर का चेंज आए या कोई और चेंजेस आते, वैसे वैसे ये अपनी इंटरनल चेंजेस को भी उसी के साथ मैच कराने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी रेशियो में ये खुद को चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, है ना? ये इसी तरह से अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए एक सीधा स्लोप बनता है कन्फर्मर्स के लिए। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंटरनल पीएच को बढ़ाते चले जाएंगे ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल के साथ सामंजस्य बना रहे, इनको ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर, यानी एम्बियंट, इसको बोलते हैं एम्बियंट सॉल्ट कंसंट्रेशन, एम्बियंट टेम्परेचर, उसके साथ ये अपनी ट्यूनिंग को फिक्स करते हैं। सो दीज आर व्हाट कन्फर्मर्स। So about 99% of the animals and plants are conformers. Is it clear? In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the external pH value. जैसे ओशन से रिवर में गए या रिवर में ही अलग अलग रिवर में गए तो सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज होती, इसी तरह से ये खुद को चेंज करते। तो एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट पाए जाते हैं, सबसे अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। टेम्परेचर की भी मैंने बात की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपने आप को उसी हिसाब से ढालेंगे, अडॉप्ट करेंगे। सो ये तो हो गए कन्फर्मर्स। सॉरी। इसके बाद जो थर्ड ग्रीन लाइन है ये है पार्शियल रेगुलेटर्स। दिस इज व्हाट पार्शियल रेगुलेटर्स। तो इस फिनोमेना के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। फिनोमेना क्या है? कन्फर्मर्स। कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर में मैं आपको एक सिंपल आउटलाइन, एक पर्दा जो बीच में है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से बनता है। वाई दीज कन्फर्मर्स, जैसे ये कन्फर्मर्स है तो वाई दीज कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। भाई रेगुलेटर होने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। क्या फ़ायदे हैं? तो रेगुलेटर होने का फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लगभग हर जगह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट इनका सेम टू सेम रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहे जैसा भी हो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा करते भी हैं कि अब कुछ सर्टेन लिमिट्स तक तो रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट उनकी लिमिट्स जब ख़त्म हो जाती है फिर उनको कन्फर्मर की तरह रहना पड़ता है। तो सवाल भाई बिल्कुल बनता है कि फिर कन्फर्मर्स, अगर इतना ही नुकसान है कन्फर्मर्स को अपने आप को बचाने के लिए, तो रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते? ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। दिस इज इवोल्यूशनरी ट्रेंड। जब इवोल्यूशन हो रहा था तभी इसका सोल्यूशन, इसका कॉम्प्लेक्सिटी, इसके क्वेश्चन और आंसर्स भी डेवलप हुए और वहीं पे सॉल्व भी हुए शुरू कर। अब मान लीजिए जैसे छोटे बर्ड्स की बात करें, जैसे हमिंग बर्ड हो गया, जैसे हमिंग बर्ड, और ऑर्गेनिज्म छोटे और कुछ बात करें जैसे स्क्रूज हो गए, है ना, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। तो अब रेगुलेटर्स की जो स्पेशल क्वालिटी है वो समझिए। रेगुलेटर्स क्या करते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। दे एक्सपेंड एनर्जी, यानी हीट लॉस बहुत ज़्यादा है इनकी बॉडी में हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। यस, हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम एनर्जी खर्च होती है, मतलब अगर 100 है तो उसमें से 80% एनर्जी तो हीट लॉस में, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते करते ही ख़त्म हो गई। मैक्सिमम पार्ट तो उसी में हमारा फिनिश हो जाता है। इज इट क्लियर? तो रेगुलेटर होने की ये कॉस्ट है, लेकिन यही इवोल्यूशन भी है। इसी तरह से फिर सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, भले ही वो एनर्जी खर्च हो रही। कॉस्ट और बेनिफिट्स दोनों हैं भाई। बेनिफिट्स हैं कि सर्वाइवल की रेट बढ़ जा रही है, कॉस्ट ये है कि मैक्सिमम एनर्जी हमारी खुद को
बचाने में ही चली जाती है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एटमॉस्फेयर को मेंटेन, कांस्टेंट मेंटेन रखने में ही चली जाती है। अब ये जो हीट लॉस हो रहा है, ये किसका खेल है? सरफेस एरिया का। ये किसका खेल है भाई? सरफेस। दिस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हीट लॉस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है और जो हीट लॉस का सरफेस एरिया है, वो लगभग एक जैसा है, या ये कहें कि बहुत मिनिमम डिफरेंस, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस इसमें नहीं है। इसलिए एनर्जी खर्च करना और एनर्जी को गेन करना, दोनों के बीच में एक तारतम्यता बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। बट अब स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लाइक हमिंग बर्ड्स, स्क्रूज, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया इज ग्रेटर, सरफेस एरिया इज मोर। अब आप सोच रहे हो कि छोटी बर्ड है तो सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा होगा? तो ये सरफेस एरिया जो है वो इनकी वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव में बात होगी, इनकी वॉल्यूम्स, यानी इस हमिंग बर्ड की वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमिंग बर्ड का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगी। छोटी सी बर्ड है, हीट लॉस उसकी सरफेस एरिया की वजह से ज़्यादा हो रही है, उसका वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठंडी जगह पे अगर रहेगा और ये हीट लॉस ज़्यादा करेगा तो मर जाएगा। तो एक सर्टेन लिमिट तक ये रेगुलेटर की तरह तो कर सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक खुद को मेंटेन कर सकते हैं, बट उस लिमिट के बाद जब एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो फिर इसको कन्फर्मर ही बनना पड़ेगा। इसीलिए पार्शियल रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डेवलप होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो कन्फर्मर्स हैं ये क्यों नहीं रेगुलेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम यही है क्योंकि जो कन्फर्मर्स हैं उनका सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम के बीच का रेशियो बहुत गड़बड़ है भाई। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, वो कैसे मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ को? तो उससे अच्छा है कि वो कन्फर्मर बने। रेगुलेटर बनने के लिए एक शर्त है और वो है इंटरनल जो क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, और उसमें से एक सबसे बड़ा है हीट प्रोड्यूस करते रहना, खुद को बचाते रहने के लिए, यानी एनर्जी का खर्च होते रहना। तो कन्फर्मर्स इसीलिए इवॉल्व हो करके रेगुलेटर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं इतने एवोल्यूशनरी एजेस के बाद में। ये चीज़ समझ में आ गई है ना? तो कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स के बीच में इसीलिए पार्शियल रेगुलेटर्स है जो एक सर्टेन लिमिट तक तो खुद को चेंज कर पाते हैं, लेकिन उसके आगे अपने आप को चेंज कर पाना इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। हमिंग बर्ड्स एंड स्क्रूज। इसीलिए पोलर रीजन में पोलर बियर तो मिलेंगे, यानी बड़े ऑर्गेनिज्म तो मिलेंगे, बट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स रेयरली ही देखने को मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। ऐसा नहीं, बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं दिखेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफ टास्क। अब यहीं पे वर्ड आता है ना, सस्पेंड एंड माइग्रेट। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए, माइग्रेट की फिनोमिना पहले पढ़ते हैं फिर सस्पेंड बताते हैं। माइग्रेट के फिनोमिना बहुत इजी है। माइग्रेट में क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत टफ हो गई। अब क्या करेंगे, अगर ये कंडीशंस सच में बहुत टफ हो गई हैं तो क्या किया जाए? तो ये किया जा सकता है कि किसी तरह से ऐसी जगह माइग्रेट करें, है ना, जहाँ पे जीने लायक कंडीशंस अभी भी अवेलेबल हो। यानी माइग्रेशन करना या माइग्रेट और सस्पेंड टेम्पररी फिनोमेना है, परमानेंट फिनोमेना नहीं हो सकते। बाकी की तरफ मतलब परमानेंट फिनोमेना है, बट ये टेम्पररी फिनोमेना है। अगर कंडीशन स्ट्रेसफुल है और वो रेगुलेट कन्फर्म के अलावा भी कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं, और ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, थोड़े समय के लिए, फिर वो सही हो जाएगा। तो ये दो फिनोमेना है, सस्पेंड कर लो या माइग्रेट कर जाओ। माइग्रेट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जैसे साइबेरिया के बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स।
साइबेरियन बर्ड्स ठंडी के मौसम में साइबेरिया से मूव करते हुए इंडिया में चले जाते हैं। इंडिया में दो जगह इनकी बहुत फेवरेट है, एक तो भरतपुर जो राजस्थान में है, तो भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे संगम है, गंगा और यमुना मिलती है, और यहाँ पे भी ये संगम में आपको देखने को मिल जाते हैं। दिसंबर के लास्ट से लेकर के फेब के लास्ट तक, कभी कभी तो मार्च तक ये रह जाते हैं मेहमान हमारे, तो ठीक है। तो ये भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में मिलेगी, राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। और प्रयागराज में भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठंडी में साइबेरिया में -30, -35, यानी वहाँ जीने लायक कंडीशंस नहीं है, तो ये माइग्रेट करके और यहाँ चले जाए और यहाँ तब तक अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत मुश्किल है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ना, मतलब 100-200 साल में कभी हुआ तो ये हो गया माइग्रेशन। अब फेवरेबल कंडीशन आने पे ये फिर से साइबेरिया चले। इज इट क्लियर है ना। इसी ड्यूरेशन में ये यहाँ पे अपने अंडे बच्चे बड़े कर लेंगे, फिर उनके साथ ये फ्लाइट करते हुए पहुँच जाएंगे। बर्ड्स के जैसे ही फिशेस भी माइग्रेट करती हैं सॉल्ट वाटर से क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर की ओर, यानी समुद्र से रिवर की ओर मूव करते हैं, यहाँ अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर माइग्रेट करते हैं वापस ओशन की ओर। तो इस तरह से माइग्रेट कर लेना ही अपने आप में एक तरीका है खुद को मेंटेन करने और बचाने। दूसरा है सस्पेंड होना, यानी अपनी लाइफ को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना, रोकना। तो सस्पेंड के फिनोमेना भी बहुत मस्त फिनोमेना है। सस्पेंड फिनोमेना कई तरीके से काम करता है, जैसे लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में अनफेवरेबल कंडीशन आने पर अपने सेल के अगल बगल सिस्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में उसको आराम से पास आउट कर लेते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। इसी तरह से बहुत सारे स्पोर बनाने वाले फंजाई होते हैं, स्पोर बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करते हैं। तो सिस्ट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसी तरह से सीडेड प्लांट्स में सीड बन जाते हैं भाई, एक सीज़न के बाद दूसरा जब अच्छा सीजन आएगा फिर उसमें हम ग्रो कर जाएंगे, तो सीड बना के भी, है ना, सीड फॉर्मेशन। इसी तरह से कुछ डॉर्मेंट बर्ड बन गया। तो सस्पेंड वाले फिनोमेना में क्या होता है, किसी तरह से अनफेवरेबल कंडीशन को किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू उस समय को पास कर दीजिए, सो दिस इज कॉल्ड सस्पेंड। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में, खासकर एनिमल्स की अगर बात करें तो एक और फिनोमेना बहुत ही कॉमन होती है, जैसे भालू की बात करें, है ना, यानी अपने बियर की। तो जो बियर्स होते हैं उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड के समय ये टाइम स्केप का गेम खेलते हैं, टाइम स्केप। और इनके टाइम स्केप को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। इनके टाइम स्केप वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेट होना, हाइबरनेशन। तो ये बियर में पाई जाने वाली एक स्पेशल फिनोमेना है। इसमें ये क्या करते हैं भालू कि अच्छा खासा फूड और डाइट ले करके एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 2 महीने 3 महीने, जब तक कि बहुत एक्सट्रीम ठंड है, 3 महीने 4 महीने के लिए सो जाते हैं, हाइबरनेट इसको बोलते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। इज इट क्लियर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टाइम स्केप, यानी बुरे समय को स्केप कर देना, टाइम स्केपिंग हो गया। इसी तरह से ये तो ठंडी हो गया, इसी तरह से फिशेस एंड फ्रॉग्स और इनकी जैसे कुछ और स्पीसीज समर का जो ड्यूरेशन होता है, समर का जो पीरियड होता है उसको एस्केप करते हैं, इसको क्या करते हैं, टाइम स्केप करते हैं, स्केप टाइम, है ना।
अब इनकी जो टाइम स्केपिंग प्रोसेस होती है इसको हाइबरनेशन नहीं बोलेंगे हम, फिर इसके लिए वर्ड यूज हो गया एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन कर रहे हैं, प्रोसेस सेम है ना। ये अपने आप को सो जा रहे हैं, सो करके बुरे समय को निकाल रहे हैं, और ये भी कहीं डीप बरो में जाके छुप जा रहे हैं, वहाँ पे जाके बुरा समय पास आउट कर रहे हैं। दोनों ही तरीके से इन्होंने बुरे समय को स्केप किया, यानी हटा दिया, स्केप करके यानी छोड़ दिया, तो टाइम स्केप बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो टाइम स्केप, दिस इज ऑल्सो टाइम स्केप, दोनों ही टाइम स्केप है। बट अगर ये ठंडी में हो रहा है तो ये हाइबरनेशन है, गर्मी के मौसम में है तो एस्टिवेशन है। सो दिस इज व्हाट about the responses of different organism, plants and animals to the external environment। कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स पे कैसे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं, ये टॉपिक इसी चीज़ के लिए था, और ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम एडेप्टेशन और बाकी फिनोमिनल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।